दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था शुक्र ग्रह के लिए मैगेलन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी नासा या फिर ऑप्शन डी रॉसकॉस्मॉस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नासा। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि के पहले साक्ष्य का पता लगाया है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा का मैगेलन मिशन सबसे सफल अंतरिक्ष मिशनों में से एक था, इसलिए विकल्प सी सही है। ये शुक्र की पूरी सतह की तस्वीर लेने वाला पहला अंतरिक्षयान था और इसने ग्रह के बारे में कई खोजें की थी। शुक्र सूर्य से दूसरा और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। आकार, द्रव्यमान, घनत्व और आयतन में समानता के कारण शुक्र और पृथ्वी को सिस्टर प्लैनेट्स कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नासा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पोर्ट मापुतो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है मोजाम्बिक, मेडागास्कर, क्रोएशिया या फिर मिस्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोजाम्बिक। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के एक जहाज आईएनएस सुजाता ने मोजाम्बिक के पोर्ट मापुतो का दौरा किया, इसलिए विकल्प ए सही है। आईएनएस सुजाता की इस यात्रा ने दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया है। पोर्ट मापुतो एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसकी खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। यह बंदरगाह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड और जिम्बाब्वे सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि आईएनएस सुजाता स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। इसे 3 नवंबर 1993 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे तटीय और अपतटीय गश्त, निगरानी मिशन, संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी और एस्कॉर्ट कर्तव्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोजाम्बिक। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने प्रकाशित किया है। कथन 2 है, सूची में शामिल 137 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, इसलिए कथन एक सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, तो वहीं सूची में शामिल 137 देशों में भारत 126वें स्थान पर रहा, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हुआ। पिछले साल इस रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर रहा था। आपको बता दें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार 2012 में प्रकाशित हुई थी। ये लोगों की खुशी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक डेटा के आकलन पर आधारित है। यह रिपोर्ट 6 प्रमुख कारकों पर विचार करती है, जिनमें शामिल है सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का अभाव। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संबंध में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, यह राज्य को किसी औपचारिक आरोप के बिना और बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। इसे किसी व्यक्ति को देश के खिलाफ कोई कार्य करने से रोकने के लिए लागू किया जा सकता है। इसे 1980 में संसद द्वारा पारित किया गया था, या फिर इसमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इसमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह कथन जो है सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम राज्य को किसी औपचारिक आरोप के बिना और बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। इसे 1980 में संसद द्वारा पारित किया गया था और तब से इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इसे किसी व्यक्ति को देश के खिलाफ कोई कार्य करने से रोकने के लिए लागू किया जा सकता है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, इसमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। आपके ऑप्शन है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, अधिवक्ता अधिनियम 1961, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 या फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अधिवक्ता अधिनियम 1961। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने विदेशी वकीलों को भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति दी है।
अब नियमों के तहत पंजीकृत एक विदेशी वकील केवल गैर मुकदमे वाले मामलों में भारत में कानून का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई भारत में बार को विनियमित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना, कानून सुधार को बढ़ावा देने और समर्थन करना और कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अधिवक्ता अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैला हुआ है। कथन 2 है, इस नदी पर हीराकुंड बांध बना है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। बीते 11 मार्च को महानदी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया है। आपको बता दें कि गोदावरी और कृष्णा के बाद महानदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईव इसकी बाईं ओर से मिलने वाली, जबकि औंग, तेल और जोंक इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण तथा पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में मैकाल श्रेणी से घिरा हुआ है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? आपके ऑप्शन है केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मणिपुर सरकार को लोकटक झील और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मणिपुर के नाचने वाले हिरण यानी संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। इस पार्क में अन्य वन्यजीव जैसे हॉग, हिरण, उदबिलाव, जल पक्षी और प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, इसलिए विकल्प ए सही है। स्थानीय रूप से फुमड़ी कहे जाने वाले तैरते विघटित पौधे इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही 10 सूत्रीय विराटनगर घोषणा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश या फिर भारत और भूटान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत और नेपाल। हाल ही में 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव 10 सूत्रीय विराटनगर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। यह महोत्सव संयुक्त रूप से विराटनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी और मेरठ की क्रांतिधारा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें नेपाल के सभी 7 प्रांतों और भारत के अधिकांश राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 350 से अधिक साहित्यकारों ने भाग लिया। बता दें कि 10 सूत्रीय विराटनगर घोषणा नेपाल और भारत के बीच साहित्य के पारंपरिक प्रचार पर प्रकाश डालती है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस घोषणा में पारस्परिक प्रोत्साहन के लिए नेपाली साहित्य का हिंदी में और हिंदी का नेपाली में अनुवाद करना शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत और नेपाल। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1980, 1984, 1988 या फिर 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ष 1988। हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी की 6ठी आकलन रिपोर्ट की संश्लेषण रिपोर्ट का स्वागत किया। यह रिपोर्ट इक्विटी और जलवायु न्याय के लिए भारत के आह्वान का समर्थन करती है। आईपीसीसी ने कहा कि वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लिए सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में निरंतर कमी की आवश्यकता है। बता दें कि आईपीसीसी की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा साल 1988 में की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है।
इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है, जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1944 में 1930 के महामंदी के बाद हुई थी। कथन 2 है, इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक डेविड आर मालपास हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने विस्तारित निधि सुविधा के तहत श्रीलंका के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1944 में 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। वर्तमान में इस संगठन में 190 देश शामिल हैं। इसके दिन प्रतिदिन के कार्य की देखरेख इसके 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है। इस कार्यकारी बोर्ड की वर्तमान प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसलिए विकल्प ए सही हुआ, यानी कि केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मध्य प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने संसद ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी। पिछले साल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की थी। यह रिपोर्ट वन सर्वेक्षण द्वारा भारत के वनों का 17वां द्विवार्षिक मूल्यांकन था। ये रिपोर्ट वनावरण, वृक्षावरण, मैंग्रोव आच्छादन, भारत के जंगलों में कार्बन स्टॉक और जंगल की आग की निगरानी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष थे, देश का कुल वन और वृक्षावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान आता है, इसलिए विकल्प ए सही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद अस नॉट फॉर अस, ऑप्शन बी इंक्लूसिव मैटर्स, ऑप्शन सी वी डिसाइड या फिर ऑप्शन डी हेल्थ मैटर्स। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवाल और उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।